एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 जनवरी 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं पता है, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए हुए लिंक से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारत की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, ये कौन से राज्य से बिलोंग करती थी? तो सावित्रीबाई फुले बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से। और ये केवल शिक्षिका ही नहीं थी, इसके अलावा ये कवित्री भी हुआ करती थी। और पोइट्रीज करने का इन्हें काफी शौक था। बहुत सारी पोइट्रीज भी इन्होंने अपने कार्यकाल में लिखी हुई हैं। सावित्रीबाई फुले इतना ही नहीं, इसके अलावा विमेन एजुकेशन के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने अपने जीवन में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी मुहिम चलाई। एक तरीके से आप बोल सकते हो विमेन्स राइट्स के बारे में भी इनको जाना जाता है। और एक लास्ट थिंग, आप लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा। जी हाँ, ज्योतिबा फुले, जो कि एक दार्शनिक और क्रांतिकारी भी हुआ करते थे। इसके अलावा ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, मतलब कहीं न कहीं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे ज्योतिबा फुले। तो ये उन्हीं की वाइफ हैं, सावित्रीबाई फुले। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत के कितने ऐसे शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम के अंतर्गत रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल किया गया है? तो रामसर कन्वेंशन में भारत के 3 शहरों को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। 2 शहर मध्य प्रदेश के हैं, एक तो भोपाल है एमपी का, दूसरा है इंदौर और तीसरा है उदयपुर जो कि राजस्थान का शहर है, ठीक है? तो ये टोटल ये 3 शहर हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में हाल ही में शामिल किया गया है। अब समझिए रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। एक मीटिंग करी गई थी और इस मीटिंग में फैसला ये लिया गया था कि दुनिया भर में ऐसी जगह जहाँ पर वेटलैंड्स हैं, मतलब स्वच्छ पानी है, पीने वाला पानी है, उसे सुरक्षित करके हम रखेंगे, ऐसी मुहिम चलाई गई, ठीक है? तो क्योंकि ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इस वजह से तब से इनको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाने लगा। मतलब ऐसी जगहों को रामसर साइट्स बोला जाता है। और ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कन्वेंशन के अंतर्गत जोड़ा जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार और इस एसोसिएशन दोनों के द्वारा मिलकर ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग भी करी जाती है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की किसी जगह को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो ये है भोपाल, इंदौर और उदयपुर। और एक और बात, 1971 में पहली बार रामसर कन्वेंशन हुआ था, लेकिन इसको अप्लाई पहली बार 1975 में किया गया था। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक मोबाइल एलोहा ह्यूमनाइड सिस्टम बनाया गया है? मतलब हिंदी में मैं आपको बता दूं तो एक ऐसा रोबोट बनाया गया है और मोबाइल रोबोट है ये। इसका मतलब ये कि आप इस रोबोट को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, ला सकते हो। ये रोबोट आपके साथ आप ही की तरह चल के जाएगा। तो इसको गूगल डीप माइंड के द्वारा बनाया गया है। और डीप माइंड एक कंपनी है, एआई बेस्ड, जो कि 2010 में स्थापित करी गई थी। ये ब्रिटेन की एक कंपनी है, लेकिन उसके बाद 2014 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। तब से ये गूगल डीप माइंड कहलाने लगी। तो आप इसे एक तरीके से भी बोल सकते हो कि गूगल डीप माइंड गूगल की ही सब्सिडरी कंपनी है। अब ये जो रोबोट बनाया गया है, इसकी कॉस्ट गूगल बोल रहा है कि $20,000 से कम होगी। तो ऑन एन एवरेज करीब करीब इंडियन रुपी में अगर हम देखें तो करीब ये 16 से 17 लाख का रोबोट पड़ेगा। इस रोबोट की खास बात यह है कि रोबोट आपसे बात कर पाएगा, आपकी कमांड्स को सुनेगा, उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। आप इस रोबोट को अपने साथ ले जा सकते हो सब्जी मंडी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपके साथ ये जाएगा और ये अपने साथ 100 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। आप सामान लेते जाइए बाजार से, इसके हाथ में थमाते जाइए। यह आपके पीछे पीछे चलता रहेगा, आपके साथ चलता रहेगा, आपकी कमांड्स को मानेगा। इवन इतना ही नहीं, खाली टाइम पे आपसे बात भी करेगा, आपके घर के सारे काम करने के लिए भी तत्पर है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, हम लोग एक नई दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रवेश कर रहे हैं। 2031 तक यूनाइटेड अरब अमीरात फैसला कर चुका है कि ये एआई वर्ल्ड लीडर बन के दिखाएंगे। यूएई में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कुछ टाइम पहले किया गया था। लेकिन फैसला करने से क्या होता है?
और भारत भी जो है, ये भी इसी दौड़ में काफ़ी आगे है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, करीब 15 से 20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में एआई में भारत की जो रैंकिंग है, ये काफ़ी पीछे थी। हम लोग आगे नहीं है एआई में। लेकिन हाँ, उस रिपोर्ट में ये माना गया है कि दुनिया भर के देश ये मानते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार होगा भारत। अभी हाल ही में कौन है जिनको ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो ये हैं शशि सिंह। ये अब से प्रेसिडेंट होंगे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज के। और इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक और इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज के अब से नए मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए हैं, और ये कौन होंगे? एमडी होंगे जाफर अहमद। और इसके अलावा अभी तक जो शशि सिंह थे, ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अब इनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंद्र पारेख। क्या नाम है इनका? इंद्र पारेख। तो आप तीनों के अपॉइंटमेंट यहाँ पर ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भले ही आपको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तीन क्वेश्चन है। कैसे? पहला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर है शशि सिंह। ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के एमडी कौन है? जफर अहमद बने हैं। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज के वीपी कौन बने हैं? इंद्र पारेख। तो ये तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, तीनों अपॉइंटमेंट के हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में पावर ग्रिड के नए सीएमडी कौन बने हैं? आर के त्यागी। आर के त्यागी। ये कौन है जिनको एनआईआई एफएल के सीईओ और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो पहले तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। इसकी स्थापना मोदी सरकार के द्वारा साल 2015 में करी गई थी। इसकी स्थापना इसलिए करी गई थी कि ये एक ऐसा संस्थान बनाया गया है जो कि तीन तरीके के फंड अपने पास रखेगा। कौन कौन से? एक तो ये रखेंगे मास्टर फंड अपने पास। दूसरा जो फंड रखेंगे उसको कहा जाता है फंड ऑफ फंड्स। ठीक है। और जो तीसरे तरीके का फंड होगा, ये फंड होंगे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस फंड। अब ये जो मास्टर फंड है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इसका जो पैसा होगा, उस पैसे से लोगों के लिए योजनाएं लागू करी जाएंगी। जो भारत के लोग हैं, उनके लिए उपयोगी होगा ये पैसा। दूसरा है फंड ऑफ फंड, इसको बैकअप के तौर पर यूज किया जाएगा। और तीसरा है आपका स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। ये इस वजह से यूज किया जाएगा जब कोई नई योजना लॉन्च करनी होगी या फिर नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, उस केस में। तो इस संस्थान को एक तरीके से बनाकर यह जिम्मेदारी दी गई 2015 में कि आप जो सरकार के फंड्स हैं, उनको मैनेज करने का काम करेंगे। तो अभी हाल ही में इसके नए सीईओ बनाए गए हैं संजीव अग्रवाल। ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजीव अग्रवाल। और इनका जो कार्यकाल है, यह फरवरी 2024 से एक्टिवेट होगा। मतलब ये पदभार संभालेंगे फरवरी के महीने से। और इनको अगले 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा एक प्रेरणा नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान के पास है। सवाल ये उठता है, ये प्रोग्राम है क्या? देखिए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत भर में जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें क्लास 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको एक्सपीरियंस किया जाएगा एक तरीके से। अब एक्सपीरियंस कैसे किया जाएगा, समझिएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर एक सर्वे किया जाएगा 9 से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स का, और ये पता लगाया जाएगा इनको जो एजुकेशन दी जा रही है, वो एजुकेशन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है या नहीं है, या फिर पता लगा ऐसे ही लोकल बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है जिसका आगे चल के उनके करियर में कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला। तो इस सर्वे के अंतर्गत कहीं ना कहीं सरकार इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना चाहती है कि क्या इस टाइम पर ज़रूरत है सिलेबस को चेंज करने की। तो ये सर्वे के बाद ही पता लगेगा कि अगर ज़रूरत होगी सिलेबस को चेंज करने की, अपडेट करने की, तो फिर 9th से क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स का सिलेबस भी चेंज किया जा सकता है आने वाले समय में। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हर हफ्ते में 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम भी कंडक्ट कराया जाएगा। इस 20 स्टूडेंट्स में 10 लड़कियां होंगी और 10 लड़के होंगे। 10 बॉय स्टूडेंट एंड 10 गर्ल्स स्टूडेंट। और उस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चर्चाएं करी जाएंगी इन स्टूडेंट से, जिससे कि हमें ये पता लगाने में आसानी होगी कि इन्हें जो एजुकेशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करी जाएगी 1888 में गुजरात के वाडनगर में। एक स्कूल स्थापित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वर्नाकुलर स्कूल।
वहीं से इस प्रोग्राम की शुरुआत करी जाएगी। यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एर्नेट पोर्टल? यहाँ पर एर्नेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क पोर्टल, और जो कि डोमेन रजिस्ट्रेशन आपको ऑफर करेगा। जिनको नहीं पता है डोमेन रजिस्टर क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका नाम है विकास, ठीक है, और आप चाहते हो कि विकास.com नाम की आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, www.vikas.com, ठीक है। तो इसमें जो विकास के आगे जो .com लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डोमेन। और डोमेन कई तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा .com होता है, जैसे कि .ssc.in है, वहां पर in है। .gov.in होता है, ठीक है। .edu होता है। .ac.in होता है। इस तरीके से बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये आपको डोमेन देने का काम करेगा अगर आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है तो। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार इस तरीके का पोर्टल लॉन्च कर रही है जो कि आपको डोमेन प्रोवाइड करेगा। अभी तक आप प्राइवेट पार्टीज से डोमेन परचेज करते थे, जहां पर आपको कई बार बहुत महंगे डोमेन भी मिलते थे। लेकिन ये एक सरकार की नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको बहुत ही सस्ते दरों पर डोमेन रजिस्ट्रेशन का काम देगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। मतलब आप 1 से 2 घंटे में अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और स्पेशली आपको बता दूं, ये जो डोमेन देंगे ये एजुकेशन से जुड़े हुए डोमेन देंगे, बाकी कॉमर्शियल डोमेन ये नहीं देंगे। एजुकेशन से जुड़े हुए डोमेन का मतलब ये सिर्फ उनके लिए लॉन्च किया गया है जो कि नया कॉलेज खोल रहे हैं, या आप नया स्कूल अपना खोल रहे हो, या नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी उसके लिए। और एजुकेशन से जुड़े हुए जो डोमेन होते हैं वो होते हैं, एक तो ac.in होता है, ठीक है, एकेडमिक्स डॉट AC का मतलब एकेडमिक्स, और .in का मतलब इंडिया। इसी तरीके से .edu होता है, ओके, और edu.in भी होता है, res.in भी होता है। इस तरीके के जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए डोमेन है वो आप इससे ले पाएंगे। पृथ्वी योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है? ये जो पृथ्वी स्कीम है, इसका पूरा पहले फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। यहाँ पर पृथ का मतलब है पृथ्वी, और VI का मतलब है विज्ञान। तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए भारत सरकार ने 4797 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। मतलब ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो करीब करीब 4800 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से आने वाले समय में, देखिए है क्या, भारत सरकार जो भी डेटा यूज करती है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए भारत सरकार जो भी डेटा यूज कर रही है अभी तक हिमालय के लिए, तो इस टाइम पर आप देखोगे किताबों में वेबसाइट्स में लिखा है कि हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 8850 मीटर है। कुछ साल पहले ये 8848 मीटर लिख कर आती थी हर जगह पर। तो ये कैसे पता लगा कि 2 मीटर ये बढ़ गई है? इसी तरीके के इन योजनाओं के अंतर्गत जब ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं तब नया डेटा सरकार अपने पास टैप कर पाती है। तो इस तरीके के कई सारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि पर्टिकुलर कोई नदी है वो कितनी दूरी तक इस टाइम पर बह रही है, या फिर पहले इतना बहती थी अब केवल सिकुड़कर और कम दूरी तक बह रही है, या फिर जो भारत में चोटियां हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं कहीं ना कहीं। और अर्थ का जो सिस्टम एंड चेंजेस हैं, एटमॉस्फेयर है, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन डेटास को हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। तो पृथ्वी योजना के अंतर्गत इन सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा जिसके लिए 4800 करोड़ की धनराशि करीब आवंटित करी गई है। और भारत सरकार इसके अंतर्गत अपने जितने भी ये ज्योग्राफी से जुड़े हुए डेटा हैं उन सबको अपडेट करेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन नहीं जानता है, कंप्यूटर की दरअसल शुरुआत ही यहीं से हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक नया AI बटन कीबोर्ड में अब लॉन्च किया जाएगा। देखिए जो कीबोर्ड आप यूज करते हो ना कंप्यूटर का, अब उसमें एक नया की लग कर आएगी, एक नया बटन लग के आएगा जो कि स्पेशली AI का बटन होगा, ठीक है। और उस AI के बटन को दबाते ही आपके सामने चैट बॉट खुल जाएगा। आज की डेट में चैट बॉट कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही लग गया है। हर 3 से 4 दिन में कहीं ना कहीं चैट बॉट से जुड़ी हुई खबरें आती रहती हैं। तो आपको ये बताना है माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला लिया है कि कीबोर्ड में ये कौन सी की होगी जिसको रिप्लेस करके AI का बटन लगा दिया जाएगा। तो देखिए जब आप कीबोर्ड देखोगे अपना तो वहां पर आप देखोगे
कंट्रोल के दो बटन होते हैं, कंट्रोल और एल्ट दोनों के दो दो बटन होते हैं, एक बटन इधर एक बटन इधर, स्पेस बार के इधर और इधर, लेफ्ट और राइट में। तो ये जो राइट वाला कंट्रोल बटन होगा ना, इसको रिप्लेस करके एआई का बटन लगा दिया जाएगा। क्लियर है? एक और बात, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में कई तरीके के कीबोर्ड्स आते हैं, तो उनकी डिजाइन्स पर भी डिपेंड करता है। कई सारे कीबोर्ड्स में राइट हैंड साइड पे कंट्रोल का बटन नहीं होता है, मेन्यू का बटन होता है। तो ऐसे कीबोर्ड्स में मेन्यू का बटन हटा के एआई का बटन लगा दिया जाएगा। एक और बात, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी हाल ही में रिबन लाइक कैपिलॉट लोगो लॉन्च किया गया है। ये जो कैपिलॉट लोगो है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लोगो इस बटन के ऊपर लगा होगा। ठीक है, इसको कैपिलॉट लोगो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पाउल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं इस टाइम पे सत्य नडेला। वैसे आपको बता दूं, आज तक माइक्रोसॉफ्ट ने जो सबसे बड़ा चेंज किया था, वो इन्होंने अभी हाल ही में अपना इंटरनेट ब्राउज़र चेंज करके किया था। जब से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई है, तब से इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे। अभी जाकर कुछ टाइम पहले, 5 साल पहले इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी बड़ा चेंज आज तक नहीं किया है। ये चेंज आज तक का सबसे बड़ा चेंज होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ऊपर से ये चेंज इस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हार्डवेयर में होने जा रहा है ये चेंज। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? पहली चीज तो ये कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये वाला जो होता है, ये हम लोग भारत में नहीं मनाते हैं। ये अमेरिका मनाता है। ठीक है? और अमेरिका हर वर्ष 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे के रूप में मनाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रही, ये है राइट राइट फॉर राइट टू फाइट, सॉरी, राइट टू फाइट। और सबसे पहले अमेरिका के द्वारा 2002 में इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि पक्षियों का संरक्षण हो सके, पक्षियों की जो प्रजाति है वो विलुप्त ना होने पाए, और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में पक्षियों की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? सेबी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वो संस्थान है जो कि पूरे भारत में शेयर बाजार को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। शेयर मार्केट में अगर पत्ता भी हिलेगा, तो वो सेबी की मर्जी से ही हिलेगा। सेबी ही उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जी राम मोहन राव को अपॉइंट किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी राम मोहन राव ने सेबी का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। मतलब सेबी शेयर मार्केट में अगर कोई भी इस तरीके का केस होता है जो कि सस्पिशियस होता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ही थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराती है। तो उसी का अब हिस्सा होंगे जी राम मोहन राव। और सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और सेबी की चेयरपर्सन है इस टाइम पे माधवीपुरी बुश। क्या नाम है? माधवीपुरी बुश। और एक और बात, इनका अपॉइंटमेंट पिछले साल हुआ था माधवीपुरी बुश का, और ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी 07, ये ऊपर लिखी हुई है। क्या आप बता सकते हैं, अभी हाल ही में नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 लॉन्च किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो इस बार इस उत्सव का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। अब सवाल उठता है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव है क्या? इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत सरकार एक प्रोग्राम जो चलाती है, जिसको बोलते हैं ओडीओपी। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले यह प्रोग्राम इसलिए चलाया था कि पूरे भारत भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज तो बनती होगी, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट तो बनता होगा जो कि फेमस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, तो कानपुर जो है, इसका लेदर काफी फेमस है। आगरा का लेदर अब फेमस है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर रसगुल्ले फेमस है, उड़ीसा के अंदर भी रसगुल्ला फेमस है। ठीक है? महाराष्ट्र में आप देखोगे कोल्हापुर की कोल्हापुरी चप्पल फेमस है। गोवा में आप देखोगे काजू फेमस है। और सिक्किम में आप देखोगे वहाँ की लाल मिर्च फेमस है। राजस्थान की भी लाल तीखी मिर्च फेमस है। इस तरीके से मथानिया मिर्च जिसको बोलते हैं राजस्थान की, इस तरीके से पूरे भारत भर में केवल राज्य ही नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? जितनी ज़्यादा चीज़ें भारत में फेमस होंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें इंटरनेशनल बाजार में बिकेंगी। और अगर ये चीज़ें बिकेंगी, तो जाहिर सी बात है, हमारे देश के अंदर इनको उगाने वाले जो किसान हैं,
उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस वजह से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है, इसमें पिछले वर्ष में जिन राज्यों ने, जिन यूटीज ने सबसे बेहतर काम किया है, उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल से सम्मानित किया गया है। अब समझिए, स्टेट की कैटेगरी में अगर बात करें, तो स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे स्टेट की कैटेगरी में गुजरात रहा है। गुजरात को सिल्वर मेडल दिया गया है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और तीसरे नंबर पे ज्वाइंटली तीन स्टेट रहे हैं, राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा पंजाब। ये तीनों को ब्रोंज मेडल दिया गया है। ये तो बात हो गई स्टेट की कैटेगरी में। अब इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में हम बात करें, तो भारत में एग्रीकल्चर की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश का अलूरी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे रहा। कौन सा? अलूरी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ की जो कॉफी है, कॉफी उत्पादन के लिए इसको गोल्ड मेडल दिया गया है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट रहा सेकंड नंबर पे, ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी रहा है। ठीक है, उत्तरकाशी। और यहाँ का जो लाल चावल है, रेड राइस, ये काफी प्रसिद्ध है, जिसके उत्पादन के लिए इनको सिल्वर मेडल दिया गया है। और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं सोफैन। क्या बोलते हैं? सोफैन। सोफैन में सेब की खेती करी जाती है, और जिसके लिए इनको ब्रोंज मेडल दिया गया है। तो पूरी लिस्ट जो है ये मैंने कल टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी, और पीडीएफ में भी दी हुई है, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य सरकार है आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार। सवाल ये उठता है, गुणोत्सव 2024 जो कि 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसको पहली बार 2017 में आसाम सरकार ने लॉन्च किया था। अभी इसका 5वां संस्करण इसलिए लॉन्च किया गया है कि आसाम के अंदर टोटल इस टाइम पर अगर देखा जाए तो 43,498 गवर्नमेंट स्कूल हैं, और उनमें पढ़ने वाले 40 लाख स्टूडेंट्स का सर्वे किया जाएगा। और इससे यह पता लगाया जाएगा कि उनकी जो शिक्षा है, जो उन्हें एजुकेशन दी जा रही है, कहीं ना कहीं उनमें कोई गैप तो नहीं आ रहा है। मतलब कहने का, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेधावी होते हैं, जो कि होशियार होते हैं अपनी क्लास में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेजिटेशन की वजह से चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं क्लास में, और वो धीमे धीमे करके क्लास में पिछड़ते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है, ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करना हर एक क्लास से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो कि बच्चा क्लास में अपने आप को अप टू डेट नहीं कर पा रहा है उस सिलेबस के आधार पर, या फिर कहीं ना कहीं उसका आईक्यू उस तरीके का नहीं है, या फिर कि कोई भी रीजन हो जिस हिसाब से वो एजुकेशन में कमजोर है। तो उन्हें ट्रैक करके सरकार उसके बाद इसी में एक नया प्रोग्राम चलाएगी एक्स्ट्रा एजुकेशन देने के लिए उनको। और आसाम में गवर्नर कौन है? ये है गुलाब चंद्र कटारी। गुलाब चंद्र कटारी। और जो यूट्यूब पर क्लास चल रही थी सुबह 10 बजे की, उस क्लास को अगले 2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं भारत में यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का कंसेप्ट कब से शुरू हुआ था? 1956, 61, 72 या फिर 75? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा जीएस जीके का बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। और इस बैच के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और साथ में पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, ये सारे मैंने कवर किए हुए हैं। इस बैच की मदद से आप किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इस बैच की खास बात यह है कि इस एक ही बैच में आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ज्योग्राफी की जो क्लासेस बची हुई थी, वो भी अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे सेपरेट बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरीके के अलग अलग बैचेस को भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें और बैच का नाम लिखें जिसमें आपको डिस्काउंट चाहिए। हमारी टीम आपको कॉल करके डिस्काउंट अवेल करा देगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।